स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ का भूत में दोस्तों, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 1, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। जहाँ पर हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, संक्षारण, विकृत गंधिता और तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें पढ़ेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित या अलग हटा देता है। विस्थापन अभिक्रिया में एक प्रकार से ऐसी क्रिया है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व मतलब कि ज़्यादा शक्तिशाली तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर FeCuSO4 और F ये है क्रियाशील तत्व बन के FeSO4 और Cu का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर Fe मतलब लोहा कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी लोहा जो है वो कॉपर से शक्तिशाली है। इसके कारण ही जो Cu है Fe उससे विस्थापित मतलब अलग हटा देता है, जिसके कारण यहाँ पर FeSO4 और Cu अलग हो जाती है और Fe अपना यौगिक पूरा कर लेता है। यह है विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? इसमें दो पदार्थों का या दो यौगिकों का उनके आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि यदि हम इस उदाहरण में देखें तो Na2SO4 जो एक यौगिक है और दूसरे यौगिक यानी BaCl से उसके आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे हम देखें कि NaCl जो NaCl है वह NaCl जो क्लोरीन है इससे यौगिक बना रहा है और उसके आयनों का आदान प्रदान यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। इसके बाद है BaSO4 यानी कि जो Ba है ये SO4 के साथ अपना आयनों का आदान प्रदान कर रहा है और अपना यौगिक यहाँ पर बना रहा है। ठीक है। द्विस्थापन अभिक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें उनके आयनों का यानी दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान हो, वह द्विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसके बाद है उपचयन। उपचयन क्या होता है? उपचयन वो क्रिया होती है जिसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो और जो हाइड्रोजन है उसकी हानि हो। ठीक। क्या होती है? ऑक्सीजन तो उसमें वृद्धि हो यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो और जो हाइड्रोजन गैस है उसका थोड़ा नुकसान हो यानी कि हास्य हो। यदि हम देखें इसमें CO2 जो गैस है तो C+O2 ठीक रुकिएगा करिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं उपचयन का एक उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है C यानी कार्बन प्लस O2, यह अभिक्रिया करके हमें बना देंगे जी CO2 यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो C के साथ एक यौगिक बना रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसमें यौगिक के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि। और हम एक उपचयन का उदाहरण देख लें CuO ये हमें देंगे मतलब इसमें ऑक्सीजन की हानि होती है तो ये ऑक्सीजन अलग अलग दो टुकड़ों में बट जाएगी और यहाँ पर लिख लेते हैं H2। ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Cu और क्या बनेगा Cu प्लस H2O। यहाँ पर हानि हुई है, लेकिन आप यहाँ पे कहेंगे कि इधर तो H2 यौगिक के साथ क्रिया करके अपना एक ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन थी Cu के साथ। ठीक है। और इसके बाद ऑक्सीजन आ गई है H2 के पास, मतलब उसके साथ थोड़ी तो ऑक्सीजन इकट्ठी हो या हानि हुई होगी उस ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की हानि हुई है। और यदि हम अपने बाहरी जीवन में या दैनिक जीवन में इस्तेमाल देखें उपचयन और अपचयन का, तो ये हमारे पास होता है संक्षारक के रूप में।
संचारण क्या होता है? संचारण वो होता है जिसमें कोई पदार्थ या कोई लोहे की वस्तु जिस पर नमी आर्द्रता के कारण उस पर जंग लग जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं संचारण, यानी वस्तु का संचारण होना, ठीक। जैसे लोहे पर इसके 3-4 उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर एक परत का चढ़ना और कॉपर पर एक हरे कलर परत का चढ़ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता वह क्रिया है जिसमें हम खाद्य वस्तुओं को तेल में जो वस्तुएं तेल में डली या सिकी हुई होती हैं, वो सब जिसमें कुछ दिनों के बाद ऑक्सीजन से क्रिया करके जिसमें बदबू आ जाती है या उस दिन का खाद्य जो कण है वो खाने के लायक नहीं रहता है, ठीक, वो होती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता वो है जिनका खाद्य स्वाद ऑक्सीजन की क्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद बदल जाता है, वह होती है विकृत गंधिता। आपने देखा होगा कि चिप्स होती हैं या पोटैटो चिप्स जो है वो पैकेटों में आती हैं, उस पैकेटों में वो जो गैस भरी होती है वो गैस होती है NO2 यानी कि नाइट्रोजन। उधर ऑक्सीजन गैस नहीं होती है। ऑक्सीजन गैस इसलिए नहीं होती है क्योंकि वह खाद्य कणों के साथ क्रिया करके उसके स्वाद में परिवर्तन ला देगी। जब स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा तो वह जो खाने के कण है उसमें से बदबू आने लगेगी या फिर उसका स्वाद जो है वो खराब हो जाएगा, इसलिए उसमें NO2 गैस भरी हुई होती है। यदि हम देखें तापमान के आधार पर देखने से पहले हम देख लेते हैं कि उपचयन और अपचयन कभी कभी एक साथ भी हो जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब होता है उपचयन और अपचयन जब एक साथ मिलते हैं वहां पर होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद देख लेते हैं हम तापमान के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। एक का नाम है ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा को ग्रहण करती है, और दूसरी क्रिया का नाम है ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी मतलब जिसमें से ऊष्मा निकलती है, जो क्रिया होने के बाद जो ऊष्मा को निकालती है अपने शरीर से उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऊष्मा शोषी और ऊष्मा विशोषी अभिक्रिया। तो दोस्तों इस स्लाइड में पढ़ते हैं हम ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जैसे कि मैंने अभी बताया और फिर एक बार उदाहरण के साथ हम देख लेते हैं। ऊष्मा शोषी वो क्रिया होती है जिस अभिक्रिया को होते समय ऊष्मा की आवश्यकता होती है या जो क्रिया ऊष्मा ग्रहण करती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम यहाँ पे उसके उदाहरण में देखें तो CH4 + O2 क्रिया करके CO2 + H2O का निर्माण करते हैं, और इसी अभिक्रिया को होने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम ऊष्मा को एनर्जी के रूप में या ऊष्मा के साथ लिखकर दिखाते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो क्रिया होती है जिसमें क्रिया के होने के लिए जो ऊष्मा है उस जो निकलती है ऊष्मा होती है, तो जो एनर्जी उसमें से निकलती है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। यदि हम देखें C6H12 और O6 यानी ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 6CO2 + 6H2O का निर्माण करता है, और जो उसमें ऊर्जा जो बनती है उसे अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। इसे भी हम ऊष्मा जोड़ के ही दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पूरा कर लिया है। आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, जिसका नाम है मैथ का भूत, जिसमें हम सभी सब्जेक्टों का एक एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर रहे हैं या दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। देखते रहें अपना यूट्यूब चैनल मैथ का भूत।